जय हिंद, जय भारत। मैं रोहित सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक उठाने वाले हैं मैथ्स में, उसका नाम है करणी एवं घातांक। करणियाँ अलग चीज़ होती है, घातांक अलग चीज़ होती है। इन दोनों को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, करणियाँ अलग पढ़ेंगे, घातांक अलग पढ़ेंगे, और फिर इन दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, वो तीसरे पार्ट में आएगा। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं करणी एवं घातांक को। अब करणी एवं घातांक में बात फिर वही आएगी कि करणियाँ क्या होती है, घातांक क्या होता है। तो हम सबसे पहले इनका इंट्रो पढ़ लें कि करणियाँ कहते किसको हैं, घातांक कहते किसको हैं। करणियाँ बेसिकली जो आपकी चीज़ होती है, करणी किसको कहेंगे, तो करणी की जो परिभाषा है कि किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए हमें जिस संकेत का प्रयोग करना होता है उसे हम कहेंगे करणी। किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, करणी। आप सभी ने देखी होगी। क्लियर? मैं परिभाषा लिख दूं, किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए जिस संख्या का या जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे करणी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? करणी। करणी किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, करणी। इसी प्रकार से अगर मैं आपको घातांक के बारे में बताऊं तो घातांक a की घात m में a जो है वो आपका आधार हो गया, a आपका क्या हो गया, आधार, और m दोस्तों आपका क्या हो गया, घात। इसका मतलब ये होता है कि a का गुणा हमें कितनी बार करना पड़ेगा, m बार। a का गुणा हमें दोस्तों कितनी बार करना पड़ेगा, m बार। तो a की घात m बराबर a गुणा a डेग 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 जाएगा आपका घातक m बार। तो करणी किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए जिस संकेत का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, करणी। घातांक किसे कहेंगे, a की घात m, अर्थात m आपकी घात हो गई, a और a आपका क्या हो गया, आधार। a की घात m का अर्थ ये हुआ कि a का गुणा कितनी बार हमको करना पड़ेगा, m बार। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम इन दोनों टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम केवल करणियों के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। घातांकों को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम उठाते हैं करणियों को। क्लास में एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग करणियों को पूरी क्लास को 0 से लेकर हायर लेवल तक हमें जाना होगा। अर्थात मैं कहूँ तो मैं ये जो क्लासेस पढ़ाऊंगा आप सभी को 0 से पढ़ाऊंगा और शिखर तक आपको लेकर जाऊंगा। क्लियर? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, एक एक डेफिनेशन क्लियर करूंगा, ताकि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोगों को सारी चीजें ऑल क्लियर हो, कोई डाउट ना हो। ठीक है? तो करणी की परिभाषा आप लोगों ने देखी होगी। किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, करणी। अब करणी में कुछ चीजें होती हैं, आप लोग नोटिस करिएगा इसे, कि a कोटि b, c की घात d। a को आप क्या कहोगे, तो a को हम कहेंगे गुणांक। a को हम क्या कहेंगे, गुणांक। b को आप क्या कहोगे, तो b को हम कहेंगे कोटि। क्या कहेंगे, कोटि, या फिर कह सकते हैं करणी की घात। हम करणी की घात भी कह सकते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार c आपका क्या होगा, तो c को हम कहेंगे करणीगत संख्या। c को हम क्या कहेंगे दोस्तों, करणीगत संख्या। और d जो होगी वो होगी आपकी करणीगत संख्या की घात। क्या कहेंगे दोस्तों, d को करणीगत संख्या की घात। a आपका क्या कहलाएगा, गुणांक, कोएफिशिएंट। b आपका क्या कहलाएगा, कोटि, करणी की घात, या हम कह सकते हैं पावर ऑफ सेट्स। c करणीगत संख्या, और d आपकी क्या हो जाएगी, करणीगत संख्या की घात।
आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस या छोटी छोटी प्रोसेस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारी मदद करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को भूल जाएंगे तो शायद बड़े सवालों में हमें समस्या हो सकती है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ें। करनी अगर यहाँ पर आपको इस प्रकार दिखा है कि a b c की घात d, अगर मैं आपको कहूँ 4 घात 3 करनी 2 की घात 5, तो आपसे मैं पूछूं 4 क्या है, तो 4 आप कहोगे सर गुणांक है। 3 क्या है, तो आप कहेंगे कोटि है। 2 कर्णीगत संख्या है और 5 क्या है, कर्णीगत संख्या की घात। तो इस प्रकार से अगर मैं लिख दूं कर्णी 12, क्या लिख दिया मैंने, कर्णी 12। अब आप कहोगे सर यहाँ कोटि तो दिख ही नहीं रही है, या कर्णी की घात तो दिख ही नहीं रही है, सर यहाँ गुणांक तो दिख नहीं रहा। तो जब गुणांक नहीं दिखे, गुणांक जब नहीं दिखे तो माना जाएगा 1। कितना माना जाएगा, 1। फॉर एग्जाम्पल x, अगर मैं कहूं कितने x है, अगर अभी मैं आपसे पूछूं तो कहोगे कि सर 2x है। अब मैं आपसे पूछूं कितने x है, तो आप क्या कहेंगे, सर 1x है। क्यों, क्योंकि एक ही एक बना है, मतलब यहां कोई गुणांक नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो कि सर ये 1 है। क्लियर। उसी प्रकार जब यहां कोई गुणांक नहीं है तो आप गुणांक हमेशा 1 मानोगे। अब बात आई कोटि की, सर कोटि नहीं है, करने की घात नहीं है, या छिपी हुई है, दिख नहीं रही है, तो हम कहेंगे कि जब करनी की घात नहीं दी जाए और करनी की घात छिपी हुई हो, तब याद रखना बच्चों, करनी की घात कितनी मानी जाएगी, 2। क्लियर। इसीलिए हम लोग इसे वर्गमूल कह देते हैं। करनी की घात जितनी होती है उसे वर्गमूल, और करनी की घात अगर 2 है तो उसे वर्गमूल कहोगे, 3 है तो घनमूल कहोगे, 4 है चतुर्थमूल कहोगे। इसी प्रकार से आप अनंत तक ले जा सकते हो। अगर करनी की घात n है तो आप कहोगे nवा मूल। क्लियर है। करनी की घात 2 हो तो हम कहेंगे वर्गमूल, ठीक है। करनी की घात 3 हो तो हम कहेंगे घनमूल, करनी की घात 4 हो तो हम कहेंगे चतुर्थमूल। क्या कहेंगे, चतुर्थमूल। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ें। आगे हम बात करेंगे करणियों के प्रकारों के बारे में। करणियों के प्रकार मुख्यतः होते हैं 2 प्रकार से, एक तीसरा प्रकार भी होता है। मुख्यतः जो जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, जिनकी मदद से हम सवालों को हल करते हैं, ऐसी करणियां होती है 2। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। करणियों के प्रकार, करणियों के 2 प्रकार होते हैं। करणियों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है सजातीय करणियां। कौन सी करणियां, सजातीय करणियां, यूनिफॉर्म रूट, यूनिफॉर्म रूट। और सेकंड आपका होता है विजातीय करणियां। कौन सी करणियां दोस्तों, विजातीय करणियां, नॉन यूनिफॉर्म रूट्स। क्लियर है। तो करणियों के कितने प्रकार हो गए दोस्तों, 2 प्रकार हो गए। पहला आपका सजातीय करणियां, यूनिफॉर्म रूट, विजातीय करणियां, नॉन यूनिफॉर्म रूट। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट सवाल करें, क्यों इतना हम पढ़ रहे हैं। मैंने क्लास की शुरुआत में कहा हम लोग शून्य से जाएंगे शिखर तक जाएंगे। बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आपका जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप सवाल नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो हमें, अब मैं इनकी परिभाषाएं लिखूंगा कि भाई सजातीय करणियां होती क्या है, आखिर विजातीय करणियां होती क्या है। अब मैं परिभाषा क्यों लिखूंगा, क्योंकि सपोज दैट आपके सामने सडनली कोई सवाल आ गया, 6 क्यूब रूट 9 प्लस 10 4 अंडर रूट 6 माइनस 3 5 अंडर रूट 9। क्लियर है। अब मैंने कहा कि इसको जोड़ो, या आप दिख रहा है बीच में प्लस है, एक जगह बीच में क्या है, माइनस। अब अगर आपको प्लस और माइनस करना है तो आपको पता ही नहीं है कि कैसे करेंगे, और ये हम तब बड़ी आसानी से कर लेते हैं जब हमें करणियों की परिभाषाएं क्लियर होती है।
क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं भाई। करणियाँ जुड़ती और घटती कब है, तो इसकी एक विशेष कंडीशन होती है कि उसी कंडीशन में करणियाँ जुड़ती एवं घटती है। करणियों का गुणा और भाग कब होता है, तो एक इसकी विशेष कंडीशन होती है कि करणियाँ गुणा और भाग इसी स्थिति में होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें छोटी छोटी चीजें एक बार क्लियर कर लीजिए, बार बार हमें क्लियर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये हमें भी पता है। पर जब तक एक बार केवल आप डेफिनेशन क्लियर कर लो, मैं कह रहा हूं कभी आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा और ना एग्जाम में आएगी, पर उससे मदद मिलेगी। किसमें? सवालों में। इस सवाल में जिसको डेफिनेशन पता है वो बड़ी आसानी से सवाल कर लेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम बात करें पहले सजातीय करणियों की। सजातीय करणियां आखिर होती क्या है, परिभाषा क्या है? तो मैं आपसे परिभाषा की बात करूं कि सजातीय करणियां होती क्या हैं, तो दोस्तों ऐसी करणियां जिनकी घाते एवं घाते कहो या कोटि कहो एवं करणिगत संख्याएं एक समान होती है, उन्हें हम सजातीय करणियां कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? सजातीय करणियां कहते हैं। तो ऐसी करणियां जिनकी घाते एवं करणिगत संख्याएं एक समान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजातीय करणियां कहते हैं। अब बात करणियां कोटि और करणिगत संख्या। सबसे शुरुआत में मैंने आप लोगों को इसीलिए ये चीज क्लियर कर दी थी कि ए आपका क्या कहलाता है, बी आपका क्या कहलाता है, सी आपका क्या कहलाता है, डी आपका क्या कहलाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसको कहा था गुणांक। क्या कहा था मैंने इसको? गुणांक। बी को मैंने क्या कहा था? करणी की कोटि। क्या कहा था? करणी की कोटि या कोटि की करणी। सी करणिगत संख्या, डी करणिगत संख्या की घात। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि दो चीजें हैं, घाते अर्थात कोटि, कोटि मतलब बी, और करणिगत संख्या मतलब सी। हमें ये दो चीजें केवल देखना है, हमें ना ए से मतलब ना हमें डी से मतलब, हमें केवल दो चीजें देखना है, बी और सी। यदि दो करणियों की तुलना हो तो आप तो केवल इतना देखो कि क्या दोनों में बी का मान बराबर है, क्या दोनों में सी का मान बराबर है। अगर बराबर है तो वे कौन सी करणियां हो जाएगी दोस्तों? सजातीय करणियां। तो हम दो चार एग्जाम्पल देखें कि आखिर सजातीय करणियां कैसे पता चलेगी, होती क्या है। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि सजातीय करणियों का पहला एग्जाम्पल, तो अगर आपके सामने मैं रखूं कि 2 क्यूब रूट 4 और 9 क्यूब रूट, अगर मैं आपको कहूं 4, तो बड़ा एग्जाम्पल सिंपल सा लिया मैंने। आप देखोगे हमें क्या 2 और 9 दोस्तों गुणांक होता है। हमें क्या कहीं गुणांक के बारे में पता करना है? क्या हमने परिभाषा में गुणांक नामक कोई शब्द पढ़ा कि सजातीय करणियों के लिए गुणांक का ऐसा होना जरूरी है, वैसा होना जरूरी है? ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमें केवल इतना देखना है कि बी और सी दोनों का मान कितना कितना है, बराबर है। अगर बराबर है तो वह 100% कौन सी करणियां हो जाएगी? सजातीय करणियां। तो मैंने देखा इसमें करणी की घात कितनी है? 3। इसमें भी करणी की घात कितनी है? 3। इसमें करणिगत संख्या क्या है? 4। इसमें करणिगत संख्या क्या है? 4। दोनों में करणिगत संख्या और करणी की घातें भी आपस में क्या है? बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि ये आपकी कौन सी करणियां हो गई? सजातीय करणियां हो गई। कौन सी करणियां हो गई दोस्तों? सजातीय करणियां हो गई। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें कि 4 अंडर रूट 5, 6 अंडर रूट 125 और 10 अंडर रूट, या दो ही देखें कि 4 अंडर रूट 5, 6 अंडर रूट 5। क्लियर है? अब आप कहोगे सर 4 और 6 हमें कोई लेना देना नहीं है, गुणांक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बात आई घातों की, तो सर यहाँ पे भी घात 2 है
यहाँ पे भी घात 2 है, तो घातें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। पर हमें दूसरी चीज भी तो सेम देखना पड़ेगी, वो चीज है आपकी कर्णिगत संख्या। अब यहाँ पर कर्णिगत संख्या कितनी है 5, यहाँ पर कर्णिगत संख्या कितनी है 125, फिलहाल तो बराबर नहीं है। क्लियर है, फिलहाल बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो हम कोशिश करें कि क्या ये बराबर हो सकती है। अगर ये बराबर हो सकती है तो हम इनको बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखें कैसे बराबर हो जाएगी कि 4 कर्णी 5, कर्णी 5, 5 जो हो गया वो सबसे छोटा फैक्टर हो गया। अब इसको और आप नहीं तोड़ सकते, तो जिसको नहीं तोड़ सकते उसको आप कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर आपका आया 125। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे एक बार मैं आपको बताऊं 125 को हम क्या लिखेंगे, तो ये किससे डिवाइड होगा, फैक्टर करना पड़ेगा, हमको गुणनखंड करना पड़ेंगे, तो हमने गुणनखंड करा। तो 5 से 125 25 बार जाएगा दोस्तों, फिर 5 से ये 25 5 बार जाएगा, फिर 5 से 5 1 बार। तो हमने देखा कि हम 125 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, तो हमने 125 को लिख दिया 5 गुणा 5 गुणा 5। क्लियर है दोस्तों। तो 4 कर्णी 5। अब एक चीज यहाँ पे नहीं सीखना कि यहाँ पर कर्णी की घात कुछ नहीं है, मतलब कितनी है 2। कर्णी की घात कुछ नहीं है, मतलब कर्णी की घात कितनी है 2। तो कर्णी की घात जितनी होती है, जितनी कर्णी की घात होती है उतनी संख्याओं का जोड़ा, उतनी संख्याओं का एक पेयर आप कर्णी के बाहर ला सकते हो। तो यहाँ मैंने देखा कर्णी की घात 2 है, तो 2 संख्याओं का एक जोड़ा आपका अपने आप क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मैंने लिखा 6 गुणा 5, कर्णी के अंदर क्या बचा दोस्तों, केवल 5 बचा। अब आप देखोगे कि 4 कर्णी 5 6 पंजे 30 कर्णी 5, हाँ या ना। तो 4 कर्णी 5 30 कर्णी 5। अब आप देखो कर्णी की घात कितनी है 2 और कर्णीगत संख्या दोनों की 5 बराबर। ये आपकी कौन सी कर्णी हो गई दोस्तों, सजातीय कर्णियां हो गई। सजातीय कर्णियों की परिभाषा रिपीट करें, ऐसी कर्णियां जिनकी घातें एवं कर्णीगत संख्याएं एक समान होती है उन्हें हम सजातीय कर्णियां कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा घातें एक समान है, कर्णीगत संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी कर्णियां हो गई, सजातीय कर्णियां हो गई। आगे बढ़ें और कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए बेटर है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर आप देखें कि थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लें कि 4 क्यूब रूट 16 10 क्यूब रूट, अगर हम लोग लें 128 और 5 क्यूब रूट 1024, क्या ले लिया हमने 5 क्यूब रूट 1024। अब आप कहोगे सर गुणांकों से हमें कोई लेना देना नहीं लेना देना, बिल्कुल सही बात। सर घातें, तो घातें तीनों की कितनी कितनी है 3 3 है, यहाँ भी घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है। तो सजातीय कर्णियों की पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है कि घातें कैसी होना चाहिए, एक समान। परंतु कर्णियों की दूसरी शर्त यह होती है कि इनकी कर्णीगत संख्या भी कैसी होना चाहिए, एक समान, जो कि हमें फिलहाल तो नहीं दिख रही। क्या आपको नजर आ रही है, 16 है, यहाँ 128 है, यहाँ 1024 है, जो कि अलग अलग है। तो अब अलग अलग हैं तो एक समान बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग दे दी तो आप केवल देख के बोल दोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, फैक्टर करे, गुणनखंड करे। तो मैंने अलग से 16 के गुणनखंड करे, 2 से 16 गया 8 बार, फिर 2 से 8 विभाजित होगा कितनी बार 4 बार, फिर 2 से 4 2 बार, 2 से 2 1 बार। क्लियर है। तो 4 क्यूब रूट 16 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है। उसी प्रकार से आप लोग 128 के फैक्टर करोगे, किसके फैक्टर करोगे 128 के। तो जब आप 128 के फैक्टर करोगे तो 2 से 6 बार, 2 6 12, 2 से 4 बार, फिर 2 से ये 32 बार कट जाएगा, फिर 2 से ये 16 बार कट जाएगा, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 1 2 3 4 5 6 7।
तो हम लोगों ने 10 क्यूब रूट 128 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 बार। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार से आप 1024 के जब गुणनखंड करोगे तो 1024 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 5 क्यूब रूट 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 लिख दिया हमने। अब अभी आप लोगों को मैंने क्लास की शुरुआत में और अभी बीच में भी एक जगह बताया था कि करनी की घात जितनी होती है उतनी संख्याओं का जोड़ा क्या आता है, बाहर आ जाता है। तो मैंने कहा 4 क्यूब रूट, अब आप देखोगे यहाँ घात 3 है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो एक पेयर बाहर आ गया, घात 3 करनी 2। क्लियर है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे 3 घात है तो एक पेयर तो ये आ गया, तो 10 गुणा 2 हो गया, फिर एक पेयर यह आ गया, फिर गुणा 2 हो गया, घात 3 करनी 2। क्लियर है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर एक पेयर यह आएगा तो ये हो गया 5 गुणा 2, फिर एक पेयर यह आएगा ये हो गया गुणा 2, फिर एक पेयर यह आएगा ये हो गया गुणा 2, घात 3 करनी 2। अब 4 दूनी 8 घात 3 करनी 2, 10 दूनी 20 20 दूनी 40 घात 3 करनी 2, और 5 दूनी 10 दूनी 20 20 दूनी 40 घात 3 करनी 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 घात 3 करनी 2। अब ये तो कोइंसिडेंट है कि ये सब एक जैसी बन गई बिल्कुल, हमें केवल मतलब एक करनी की कोटि अर्थात करनी की घात और कर्णीगत संख्या। यहाँ करनी की घातें सभी में 3 हैं और यहाँ करनी की कर्णीगत संख्या सभी में कितनी है, 2, अर्थात ये आपकी कौन सी करणियाँ हो गई, सजातीय करणियाँ। क्लियर हुआ। सजातीय करणियों के लिए हमें 2 चीजें देखना पड़ेगी, करनी की कोटि और कर्णीगत संख्या। यदि ये दोनों बराबर हो जाती है दोस्तों तो आप कह सकते हो कि ये कौन सी करणियाँ हैं, सजातीय करणियाँ हैं। कौन सी करणियाँ हैं दोस्तों, सजातीय करणियाँ। क्लियर है। अब हम आते हैं सेकंड टाइप जो आपका है विजातीय करणियों पर। कौन सी करणियों पर, विजातीय करणियों पर। तो विजातीय करणियाँ की परिभाषा अगर मैं आप लोगों को बताने जाऊं, नॉन यूनिफॉर्म रूट्स की अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं तो विजातीय करणियाँ होती क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि सजातीय करणियों में हमें करनी की घात और कर्णीगत संख्या एक समान चाहिए होती है। क्लियर है दोस्तों। परंतु विजातीय करणियों में इसका ठीक विपरीत, कि ऐसी करणियाँ जिनकी घातें एवं संख्याएं अलग अलग होती हैं उन्हें हम कहते हैं विजातीय करणियाँ। क्या कहते हैं दोस्तों, विजातीय करणियाँ। तो विजातीय करणियों की परिभाषा, ऐसी करणियाँ जिनकी घातें एवं संख्याएं अलग अलग हो विजातीय करणियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, विजातीय करणियाँ कहलाती है। तो कुल मिलाकर हमें करनी की घातें और संख्याएं दोनों अलग अलग होना चाहिए। करनी और उनकी घातें क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो हम उसको क्या कहेंगे, विजातीय करणियाँ। क्लियर है। जिनकी घातें एवं संख्याएं अलग अलग होती है उन्हें हम विजातीय करणियाँ कहते हैं। ठीक। अब विजातीय करणियों को अगर मैं आपको एक बार क्लियर करने जाऊं कि सिंपल सी चीज है, 2 ही प्रकार हैं, एक है आपका सजातीय और एक है आपका विजातीय। अगर दोस्तों आपको सजातीय की पहचान आ गई, आपने करणियाँ देखी, आपने कहा कि सर ये सजातीय हैं, तो अगर सजातीय हैं तो है, बात खत्म। पर यदि कहा कि सर नहीं ये सजातीय नहीं है, तो अगर सजातीय नहीं है तो फिर दूसरा ही तो टाइप बचा,
फिर वो अपने आप कौन सी करणीय हो जाएगी? विजातीय। सिंपल सी चीज है, दिन जब नहीं होता तो रात होती है, रात नहीं होता तो क्या होती है? दिन होता। तो विजातीय करणियों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई परिभाषा नहीं भी याद हो हमें कोई दिक्कत नहीं। सजातीय आता है, सजातीय नहीं है तो सर विजातीय है, सिंपल है। फिर भी हम उसका एक एग्जांपल देखें, 10 क्यूब रूट 9 5 क्यूब रूट 7। तो यहाँ पर दोनों की घातें तो एक समान हैं, परंतु करणीगत संख्याएं अलग अलग है। और मैंने क्या कहा, अगर एक भी चीज अलग अलग हो गई, एक भी चीज अलग अलग हो गई, करनी की घात हो चाहे करणीगत संख्या हो, तो अगर वो अलग अलग हो जाती है तो वो आपकी कौन सी करणीय कहलाएगी दोस्तों? विजातीय करणीय कहलाएगी। कौन सी करणीय कहलाएगी? विजातीय करणीय। ठीक है, अब ये हुआ आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, क्योंकि इसको क्लियर करना जरूरी है कि भाई सजातीय होता क्या है, विजातीय होता क्या है। हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है 10-15 मिनट में, अब ये आपको काम में आएगा। मैंने क्लास में स्टार्टिंग में कहा था कि मैं चीज़ों को बिल्कुल जीरो से उठाता हूँ और हायर लेवल पर लेके जाऊँगा। मैं डायरेक्ट आपको सवाल भी करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब आपका डेफिनेशन क्लियर है और अब मैं जब आगे बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो सर ने करवाया ये क्यों करवाया। क्लियर है? तो अब मैं आपको अगली हेडिंग लिखवाने जा रहा हूँ, सजातीय करणियों के, या सॉरी, अगर मैं आपको कहूँ कि करणियों का एक टाइप और बचा है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक टाइप और है, और वो है आपका संयुग्मी करणी। कौन सी करणीय? संयुग्मी करणीय। हालांकि हमें जरूरत उन्हीं की पड़ेगी, सजातीय और विजातीय की, पर एक परिभाषा, एक टाइप होता है संयुग्मी करणीय। तो संयुग्मी करणीय होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि 6 प्लस अंडर रूट 3, 6 प्लस अंडर रूट 3, आपसे कोई पूछे कि 6 प्लस अंडर रूट 3 की संयुग्मी करणी बताओ, क्या बताओ दोस्तों? संयुग्मी करणी। तो आप कहोगे इसकी जो संयुग्मी करणी होगी वो होगी 6 माइनस अंडर रूट 3। क्या हो जाएगी? 6 माइनस अंडर रूट 3। और मैं अगर आपको कहूं कि 10 प्लस या 10 माइनस अंडर रूट 6, आपको मैं पूछूं इसकी सजातीय करणी क्या होगी या संयुग्मी करणी क्या होगी, तो आप कहोगे 10 प्लस अंडर रूट 6। हमने क्या किया? अंदर वाला चिन्ह बदल दिया। अब मैं आपको कहूं कि रूट 6 या रूट माइनस 6 या रूट 10 प्लस 9, अब मैं आपको पूछूं इसकी संयुग्मी करणी बताओ, तो संयुग्मी करणी कुछ नहीं है दोस्तों, केवल उल्टा करना है। अब उल्टा करना है तो क्या करें? माइनस 10 को लिख देंगे अंडर रूट 10, प्लस 9 को लिखेंगे प्लस 9। क्लियर है? अब मैं आपको बताऊं कि सर आपने इनमें तो चिन्ह बदला, इनमें चिन्ह, इसमें चिन्ह क्यों नहीं बदला? तो दोस्तों याद रखना, संयुग्मी करणी में केवल करणी के सामने का चिन्ह बदलता है, संख्या के सामने का नहीं। यहाँ पर माइनस करणी 10 था, वो माइनस 10 करणी आपका क्या बन गया? प्लस का करणी 10। तो केवल और केवल करणी के सामने का चिन्ह बदलेगा। क्लियर हुआ? संयुग्मी करणी में केवल और केवल करणी के सामने का चिन्ह बदलेगा। अगर वो धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनल एग्जाम्पल अगर हम देखें, 7 प्लस अंडर रूट 4 बराबर, अगर मैं आपसे पूछूं कि संयुग्मी करणी बताओ, तो आप कहोगे 7 माइनस अंडर रूट 4। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे बढ़े, संयुग्मी करणी हो गई, सजातीय करणीय हो गई, विजातीय करणीय हो गई। अब हमने इनकी परिभाषाएं क्यों पढ़ी, अब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। आगे आगे चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा आपको पीछे की चीज़ें काम में आना चालू हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था शून्य से लेकर शिखर तक जाएंगे हम। करणी एवं घातांक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्लियर है? अब मैं आपको बताऊं करणी, हमने जो परिभाषाएं पढ़ी वो कैसे काम में आ रही है। तो पहली अगर मैं आपको कहूं कि बच्चों करणियों का जोड़ना एवं घटाना, करणियों का
जोड़ना एवं घटाना। करणियों का जोड़ना एवं घटाना, करणियों का जोड़ना एवं घटाना। तो देखो दोस्तों, a √9 क्लियर, और यहां पर मान लो प्लस √a9, तो क्या ये जुड़ेगी? तो आप कहोगे सर हमें नहीं पता अभी, क्योंकि आपने अभी बताया नहीं। सही बात है, मैंने अभी नहीं बताया। तो करणियों का जोड़ना एवं घटाना बच्चों केवल तभी संभव है जब वे करणियां सजातीय करणियां होती है। कैसी करणियां होती है? सजातीय करणियां होती है। याद रखना, जब भी करणियों का जोड़ना एवं घटाना आ जाए, सबसे पहले आपकी नजर जाना चाहिए कि क्या वे सजातीय करणियां हैं। अगर सजातीय करणियां होगी तो ही उनका प्लस और माइनस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। क्लियर है? तो करणियां कैसी होना चाहिए दोस्तों? सजातीय करणियां होना चाहिए। सजातीय करणियां होना चाहिए तो ही उनका प्लस और माइनस पॉसिबल है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या इनका प्लस पॉसिबल है? हाँ है। क्यों है? तो क्योंकि इसकी घात कितनी है? a। इसकी घात भी कितनी है? a। इसकी करणिगत संख्या क्या है? n। इसकी करणिगत संख्या भी क्या है? n। तो जुड़ जाएगी। मैंने क्लास की शुरुआत में आप लोगों को कहा था कि यहां कुछ नहीं है मतलब क्या है? एक। गुणांक कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है? एक। अब यहां भी गुणांक कुछ नहीं है मतलब क्या है? एक। तो अगर मैं आपको सिंपल सा लॉजिक कहूं कि 1x धन 1x कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2x होगा। क्या है ये? तो सरल चीज है। तो बच्चों वही चीज तो यहां होगी, कुछ नहीं करना, 1 और 1 2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो सजातीय करणियां क्लियर हो गई। करणियों का जोड़ना एवं घटाना केवल तभी संभव है जब वे कौन सी करणियां हो जाएगी? सजातीय करणियां। अगर वे सजातीय करणियां नहीं है तो याद रखना जोड़ना और घटाना संभव नहीं है। एक दो हम एग्जाम्पल देखें कि सजातीय करणियां होना क्यों जरूरी है, तो आप लोग सवाल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें, अगर मैंने आपको दे दिया 6 √5 प्लस 10 √125 माइनस 3 अगर मैं आपको कहूँ 31 25 3125, मैंने आपसे कह दिया कि एक क्वेश्चन है बच्चों, 6 करनी 5 धन 10 करनी 125 माइनस 3 करनी 3125। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें प्लस भी है और इसमें क्या है? माइनस भी है। अब बात वही आ रही है, अगर प्लस और माइनस आ गया तो प्लस और माइनस केवल कब संभव है? जब वे कैसी करणियां होना चाहिए? कैसी करणियां होना चाहिए दोस्तों? सजातीय करणियां होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सजातीय करणियां फिलहाल है? तो आप कहोगे नहीं सर, घातें तो सबकी एक समान है। करनी की घात जब नहीं दी जाती, जब करनी की घात छिपी होती है, तब करनी की घात क्या मानी जाती है? 2। तो यहाँ पर करनी की घात कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं छिपी हुई है। तो जब करनी की घात छिपी हुई होती है तब करनी की घात 2 होती है, मतलब तीनों की करनी की घात तो 2 है। आधी बात तो क्लियर हो गई, आधी सजाती तो लग रही है कि हो सकता है। अब आगे की बात कि करणीगत संख्या भी कैसी होना चाहिए? एक समान। करणीगत संख्या भी कैसी होना चाहिए? एक समान। तो अब इसको हम बना के देखें। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन प्लस माइनस का आया है, क्लियर है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन प्लस और माइनस का आया है करणियों का, तो कहीं ना कहीं वे सजातीय करणियां ही होगी, क्योंकि तभी तो उनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों, तो सामने वाला, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो क्वेश्चन क्यों बनेगा? ये छोटी छोटे हिंट होती है। तो ये दिख भले ही नहीं रही है हमें कि सजातीय करणियां हैं, पर हम इनको बना सकते हैं कि ये सजातीय करणियां है। तो हम क्या करेंगे, 5 जो है वो सबसे छोटा फैक्टर है। क्या आप 5 को और तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। तो हमने लिख दिया 6 करनी 5 घन। अब हम आए 10 करनी 125, तो 125 हमें पता है 5 का घन है,
तो मैंने 125 को लिख दिया 5 का घन माइनस, या फिर मैं लिखूँ इसको 5 गुणा 5 गुणा 5 ऋण 3 करनी के अंदर 31 25 जो होता है बच्चों 5 का गुणा 5 बार करने पर 31 25 आता है। अब आप कहोगे सर आपको पता है आपने लिख लिया, तो आप क्या करिए गुणनखंड करिए, फैक्टर करना तो आता होगा। 31 25 को डिवाइड करिए किससे 5 से, 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 6 30 1 बचेगा, 5 दूनी 10 2 बचेगा, इस प्रकार ये 625 आया। फिर आप 5 से कैंसिल करोगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करोगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करोगे 1। तो 3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हमने 3125 को लिख दिया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। क्लियर है दोस्तों। अब क्लास की शुरुआत में बीच में 2-3 बार मैं कह चुका हूँ कि करनी की जितनी घात होती है उतनी संख्याओं का जोड़ा क्या होता है बाहर आ जाता है। तो 6 करनी 5 धन 10, यहाँ पर करनी की घात कुछ नहीं है मतलब क्या है 2। तो आप कहोगे सर ये एक पेयर बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 10 गुणा 5 करनी के अंदर 5 माइनस 3 गुणा एक पेयर ये बाहर आ जाएगा, एक पेयर ये बाहर आ जाएगा, करनी के अंदर क्या बचा 5। तो 6 करनी 5 धन 10 गुणा 5 50 करनी 5 माइनस 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 कितना होगा 15, 15 गुणा 5 कितना होगा 75। तो ये हो गया 75 करनी 5। क्लियर है। अब 6 और 50, जब दो संख्याएं प्लस और एक संख्या माइनस की हो तो प्लस वालों को अलग जोड़ लो, माइनस को रहने दो। तो 2 हमने जोड़ा 6 और 50 आपका हो गया 56। तो ये हो गया 56, 56 करनी 5 माइनस 75 करनी 5। क्लियर है दोस्तों। अब 56 बड़ी है कि 75 बड़ी संख्या है, तो हम कहेंगे सर 75 है। एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस हमेशा माइनस होगा, धन ऋण ऋण होगा, और चिन्ह कौन सा आएगा तो जो बड़ी संख्या के सामने वो चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है 75, 75 के आगे क्या है माइनस। तो हम इसका आंसर देंगे 75 में से 56 गया 19 करनी 5, परंतु याद रखना दोस्तों आंसर कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि 75 के सामने चिन्ह कौन सा था माइनस था। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा -19 करनी 5। क्लियर हो दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, करणियों का जोड़ना एवं घटाना तभी संभव है जब वे करणियां सजातीय करणियां होती है। और अगर हम एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए 4 क्यूब रूट हमने लिखा 256 और 6 क्यूब रूट, या फिर यहाँ पर मैं बीच में प्लस ले लूँ 6 क्यूब रूट, अगर हम लोग कहें 256, इसको कैंसिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर करने जाएं तो अगर हम लोग क्वेश्चन ले 3 अंडर रूट 8 प्लस 4 अंडर रूट 32 माइनस 3 अंडर रूट 128। क्लियर है दोस्तों। तो 3 अंडर रूट 8 अभी तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर प्लस और माइनस हमको करना है तो करणियाँ कैसी होना चाहिए सजातीय करणियाँ होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये सजातीय फिलहाल तो नहीं दिख रही, पर अगर इनको बना दिया जाए तो हो सकता है। मैंने आपको हिंट भी दी कि अगर प्लस और माइनस है तो आप कह सकते हो कि सर सजातीय हो सकती है, हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। तो मैंने कहा 8 को क्या लिखेंगे, तो 8 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 धन 4 करनी 32 को क्या लिखा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 दूनी 32। इसी प्रकार से 128 को हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। क्लियर है दोस्तों।
अब मैंने कहा जितनी घात होती है उतने का जोड़ा बाहर आ जाएगा। 2 घात है तो 3 गुणा 2 करनी 2 धन 4 1 2, तो ये 2 2 बाहर आ गए, करनी 2 माइनस 3 1 2 3, तो इस प्रकार से 2 2 2, करनी के अंदर बचा 2, तो 3 दूनी 6 करनी 2, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 करनी 2, ऋण 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 करनी 2। अब आप देखोगे कि 6 और 16 आपका हो गया 22 करनी 2, ऋण 24 करनी 2, 22 करनी 2 ऋण 24 करनी 2, 22 24 फिर 24 बड़ी है तो हम आंसर कहेंगे माइनस का 2 करनी 2। माइनस का चिन्ह क्यों आया? क्योंकि बड़ी संख्या के सामने चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो आपका आंसर हो जाएगा -2 करनी 2। आगे बढ़ते हैं। जैसे करणियों का जोड़ना एवं घटाना होता है उसी प्रकार से दोस्तों करणियों का गुणा एवं भाग भी होगा। क्या होगा? करणियों का गुणा एवं भाग। तो इसके लिए भी एक कंडीशन है कि करणियों का गुणा एवं भाग केवल तभी संभव है जब उनकी घातें दोस्तों कैसी होना चाहिए? एक समान। करणियों की घातें एक समान होना चाहिए। घातें कैसी होना चाहिए दोस्तों? एक समान होनी चाहिए, तभी उनका क्या संभव है? गुणा एवं भाग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ 10 क्यूब रूट 4 मल्टीप्लाई 6 क्यूब रूट 7, अब आप कहोगे सर गुण यहाँ सजातीय है ही नहीं, तो हमने परिभाषा में भी नहीं देखा कि सजातीय होना चाहिए, हमें केवल कैसी घातें चाहिए? एक समान। तो यहाँ पर घात कितनी है? 3, यहाँ पर घात कितनी है? 3, दोनों की घातें एक समान है दोस्तों, तो आप कहोगे कि सर इनका गुणा हो जाएगा। एक रूल भी होता है कि अगर a अंडर रूट m इंटू a अंडर रूट n, तो दोनों की घातें अगर एक समान है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट m इंटू n। हालांकि ये रूल है, मैं आप लोगों को रिटर्न करवाऊंगा। तो इसी रूल से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। गुणांक का गुणांक गुणा में गुणा कर दो तो 10 गुणा 6 हो जाएगा, और घात 3 करनी 4 गुणा में आ जाएगा कितना? 7। तो 10 गुणा 6 आपका कितना हो गया? 60। घात 3 करनी 7 चौक कितना हो गया? 28। तो 10 घात 3 करनी 4 गुणा 6 घात 3 करनी 7 का दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60 करनी 3 128, या 60 कोटि 3 128। तो करणियों का गुणा एवं भाग होने के लिए क्या जरूरी चीज है? कंडीशन कि करनी घातें कैसी होना चाहिए दोस्तों? एक समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इस पे सॉल्व करें कि आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए सपोज दैट कि 256 घात 4 करनी 125 भाग आपको दे दिया 64 घात 4 करनी 25 गुणा 6 घात 4 करनी 5, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। तो अब आप कहोगे क्या कि सर घातें एक समान है, तीनों की घातें कैसी है? एक समान। अगर तीनों की घातें एक समान हैं तो इनका गुणा एवं भाग हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? पहले बोडमास के नियम के अनुसार जहां भाग और गुणा दोनों होते हैं वहां पर पहले भाग हल होता है। बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग जहां भाग और गुणा होते हैं वहां पर पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ता है? भाग। तो 256 ये गुणांक है, ये भी गुणांक है, तो 256 के बटे में लिख दो आप क्या? 64, भाग का मतलब बटे ही होगा, और इसको इस प्रकार लिखो 4 125 के बटे में आ जाएगा आपका 25। रूल होता है a अंडर रूट m डिवाइडेड बाय a अंडर रूट n, तो आप इसको लिख सकते हो a m बाय n, ये आपकी कंडीशन होती है। क्लियर? गुणा 6 घात 4 करनी 5, तो 64 से 256, 16 से दोनों कट जाएंगे, 16 से गया, 16 से 4 बार, 16 से 16 बार, क्योंकि 16 का वर्ग
256 होता है। फिर 4 से 16 गया कितनी बार? 4 बार, तो 4 घात 4 करनी। 25 से 5 बार जाएगा, 25 पंजे कितना होता है दोस्तों? 25 पंजे 125, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? 5 गुणा 6 घात 4 करनी 5। क्लियर? अब आप कहोगे कि सर ये तो सजाती है, बिल्कुल है, पर ये इत्तेफाक कोइंसिडेंस से आ गई है, हमें केवल उनकी घातें देखना है। तो घातें दोनों की कितनी हैं? 4। अगर घातें 4 हैं तो हम इनका गुणा कर देंगे, 4 गुणा 6 घात 4 करनी 5, 4 गुणा 6 आपका कितना हो गया? 24, 24 घात 4 करनी 5। यह आपका हो गया गुणा एवं भाग। तो करणियाँ हमने आज शुरुआत से पढ़ी, करणियों की परिभाषाएं पढ़ी, करणियों का जोड़ना घटाना गुणा भाग, यहाँ तक हम फिलहाल पहुँचे हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। करणियों में कुछ रूल होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। पहला रूल आपका होता है करणियों में, अगर मान लो आपको ये दे दिया करनी n, क्या दे दी है? करनी n, तो इसको जब यहाँ पर कोई घात नहीं है दोस्तों, तो मैंने कहा था करनी में कोई घात नहीं है तो क्या होगी? 2। तो आप इसको लिखोगे n की घात 1/2। क्या लिख दोगे दोस्तों? n की घात 1/2। फिर सेकंड रूल, a√m इंटू a√n। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गुणा है, अगर घातें एक समान है तो गुणा हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √a m इंटू n। थर्ड वन, a करनी है, एक करनी की घात a m भाग n। अब इनकी घातें एक समान हो गई। अगर घातें एक समान हो गई तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a m/n। क्या लिख सकते हैं? m/n। फोर्थ वन, m n की घात, तो आप इसको लिखोगे n की घात एक, यहाँ जब कुछ नहीं था तो 2 था, अब यहाँ m है तो हम इसको लिखेंगे 1/n की घात 1/m। फिर आपका नियम नंबर 5 जो आएगा, मान लो आपको दिया a करनी, फिर b उसकी घात b, फिर मान लो घात c, और उसके अंदर आपको दे दिया क्या? d। तो आप क्या करना, सिंपल सा रूल है, याद रखना, d की घात 1 के बटे में। क्लियर है दोस्तों? a गुणा b गुणा c क्या हो जाएगा? d की घात 1/a गुणा b गुणा c। तो हम लोगों ने अभी तक करणियों का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। करणियाँ कितने प्रकार की होती है, करणियों का जोड़ना कब होता है, करणियों का घटाना कब होता है, करणियों का गुणा एवं भाग किस किस कंडीशन में होता है। इसके अलावा हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हैं जो हमें क्वेश्चंस में मदद करते हैं। इसके आगे हम लास्ट एक चीज़ पढ़ते हैं करणियों के लिए, कि करणियों की तुलना पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे कि आपको कुछ करणियाँ दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी करनी सबसे बड़ी है, कौन सी करनी सबसे छोटी है, या फिर करणियों का बढ़ता क्रम बताइए, या फिर करणियों का घटता क्रम बताइए। तो हम कुछ क्वेश्चन देखें करणियों की तुलना पर आधारित, मतलब कंपैरिजन ऑफ रूट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बच्चों सबसे बड़ी करनी कौन सी होगी और सबसे छोटी करनी कौन सी होगी, या करणियों का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम और घटता क्रम कौन सा होगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग आइए चर्चा करते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया 3, 5√6 और 4√2। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको इस प्रकार से दे दिया जाए तो आप क्या करिए, हम लोगों ने जो बेसिक रूल पढ़ा है अभी, कि जो घात होती है यहाँ पर बटे में चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है? बटे में। तो मैंने इसको लिख दिया 3 की घात 1/2 लिख सकता हूँ मैं, करेक्ट। फिर मैंने
इसे लिख दिया 6 की घात 1/5। आप कहोगे सर ये 1 कहाँ से आ रहा, तो यहाँ पर कोई घात नहीं है, मतलब क्या है 1, तो 1 के बटे में 2 गए, तो नियम के अनुसार ही गए हैं। अगर b की घात c हो तो हम लिखेंगे b की घात इस c के बटे में चले जाएगा, तो हम लिखेंगे c बटे a। अब चूंकि यहाँ c के स्थान पर कुछ है नहीं, तो c के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 4 की घात कुछ नहीं है, मतलब 4 की घात 1 है। ठीक है, तो अब उसी चीज में 3 की घात 1/2 हो गया, 3 की घात 1/5 हो गया, और 2 की घात हम लिख देंगे क्या 1/4। क्या लिख देंगे 1/4। अब 3 की घात 1/2, 1/5, 1/4, 1/2 भी घात है, 1/5 भी घात है, और 1/4 भी आपकी क्या है घात है दोस्तों। अब घातों के हरों का हमें लेना होगा एलसीएम। घातों के हरों का हमको क्या लेना होगा एलसीएम। तो घाते क्या क्या हैं 1/2, 1/5, 1/4। तो हर किसको कहते हैं अंश बटे हर। तो हर मतलब 2, 5, 4। तो हमें क्या करना होगा 2, 5, 4 का एलसीएम निकालना होगा दोस्तों। तो 2, 5, 4 का जो एलसीएम आएगा, 2, 5 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका कितना 20। आप लोगों को ये प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगी 2, 5, 4 का एलसीएम निकालने के लिए। तो जो एलसीएम आया दोस्तों, उस एलसीएम को हम क्या करेंगे वापस घातों से गुणा कर देंगे। हम वापस उसको घातों से क्या कर देंगे गुणा। तो 3 की घात 1/2 गुणा 20, 6 की घात 1/5 गुणा 20, और 2 की घात 1/4 गुणा 20। क्लियर है। तो 2 से 20 गया 10 बार, 5 से 20 गया 4 बार, और 4 से 20 गया 5 बार। तो ये बन गया 3 की घात 10, 6 की घात 4, और 2 की घात आपका बन गया क्या 5। तो 3 की घात 10, 6 की घात 4, तो 6 की घात 4 मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 गुणा 6 36, 6 गुणा 6 36, मतलब यह आपका आ गया 1296। कितना आ गया दोस्तों 1296। और फिर 2 की घात 5 मतलब आपका आ गया कितना 32। कितना आ गया 32। अब आपकी बात आई 3 की घात 10। तो 3 की घात जब बड़ी आ जाए, हमें नहीं निकालते आ रहा हो, तो हमें कुछ ना कुछ तो उसका करना होगा। तो 3 तिया 9 होता है, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया 243। कितना होता है 243। अब अगर 5 बार में 243 आया, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले 5 बार में भी कितना आ जाएगा 243। इनका गुणनफल भी कितना आएगा, तो 243 हो गया दोस्तों। क्लियर है। अब 243 गुणा 243। अब या तो हम 243 का गुणा 243 में कर लें, या किसी भी संख्या का गुणा जब 2 बार होता है तो उसे हम कहते हैं वर्ग। उसे हम क्या कहते हैं वर्ग। तो 243 का हमने क्या करा वर्ग निकाल लिया। क्या करा वर्ग निकाल लिया। तो 3 का वर्ग हो गया आपका 9। ये वर्ग निकालना कैसे आता है, या हम वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की क्लास जब स्पेशल होगी उसमें हम पढ़ेंगे। तो 3 का वर्ग हो गया 9। फिर आपका बचा 24। 24 का गुणा 3 में, 24 का गुणा हम किस में करेंगे 3 में। 24 तिया 72 का गुणा हम किस में करेंगे 2 में। तो 72 गुणा 2 144 हो गया दोस्तों। 72 गुणा 2 144 का 4 हासिल का फिर आ गया आपका कितना 14। और फिर आपका बचा 24। 24 का वर्ग 576, और 14 आपका हो गया 590। कितना हो गया 590 दोस्तों। तो हम कहेंगे कि 3 की घात 10 का मान सर हो गया 590, 49, 59,049। अब आप मुझे दोस्तों बताओ, इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको कौन नजर आ रही 59,049। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो करनी है आपकी सबसे बड़ी करनी है दोस्तों। ये करनी आपकी कौन सी हो गई सबसे बड़ी, और ये करनी जो हो गई है वो आपकी क्या हो गई सबसे छोटी करनी हो गई दोस्तों। क्लियर है। तो क्या करा हम लोगों ने
पहले तो उसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया हमने। जो घाते हैं 1/2, 1/5, 1/4, इनके हरों का हमने क्या निकाला दोस्तों? एलसीएम। तो 2, 5, 4 का एलसीएम आया दोस्तों कितना? 20। फिर इस एलसीएम को हमने वापस घातों से क्या कर दिया? गुणा। जब हमने गुणा करा तो 2 से 20 गया कितनी बार? 10 बार कटेगा। 5 से 20 कटेगा कितनी बार? 4 बार कटेगा। और 4 से 20 कटेगा कितनी बार? 5। 3 की घात 10 को जब हमने पूरा सॉल्व करा दोस्तों, सॉल्व करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, तो 3 की घात जब 10 को सॉल्व करा तो आंसर आया 59,049। 6 की घात 4 को सॉल्व करा तो आया 1296। और 2 की घात 5 को हमने सॉल्व करा तो कितना आया? 32। अब हमने देखा सबसे छोटी है 32, तो यह आपकी सबसे छोटी करनी, यह है सबसे बड़ी, तो यह आपकी सबसे बड़ी करनी। क्लियर है दोस्तों? आगे हम बात करें, ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि करणियों की हमें तुलना करना हो, बड़ी छोटी हमें बताना हो, तो हमें इस प्रकार से उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। करणियों की तुलना पर आधारित हमारा सेकंड टाइप जो सवाल बनता है वो है आपके सामने घात 3 करनी 27, घात 3 करनी 125, घात 3 करनी 8 और घात 3 करनी 64। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक चीज कॉमन आ रही है सब में, कि सभी की घातें कैसी हैं? एक समान। और जब सभी की घातें एक समान हो तो मैं आपको बताऊं कि घात 3 करनी 27, तो घात 27 का घनमूल कितना होता है दोस्तों? 3। 125 का घनमूल कितना होता है? 5। 8 का घनमूल 2, 64 का घनमूल 4। तो अब मैंने इतना इजी क्यों लिया? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है केवल कि जब भी घातें एक समान हो, कब? जब भी करणियों की घातें एक समान हो दोस्तों, तब जो संख्या बड़ी दिख रही है, अर्थात जिसकी करणीगत संख्या बड़ी है, वह संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी या वह करनी सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसकी करणीगत संख्या सबसे छोटी है वो करनी सबसे छोटी हो जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों? कब क्या कि अगर करणीगत संख्याएं या करनी की घातें एक समान होती है, तब वह करनी सबसे बड़ी होती है जिसकी करणीगत संख्या सबसे बड़ी होती है, और वह करनी सबसे छोटी होती है जिसकी करणीगत संख्या सबसे छोटी। तो ये हो गई आपकी बड़ी और ये हो गई आपकी छोटी। तो अब आपको कोई भी सवाल दे दे कि 4√9, 4√5, 4√16 और 4√7, अब आपको मैं पूछूं कि बताइए दोस्तों सबसे बड़ी करनी कौन होगी, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि सर करनी की संख्या 16 सबसे बड़ी है, तो ये हो गई आपकी सबसे बड़ी, ये आपकी क्या हो गई? सबसे बड़ी। और आपसे पूछे सबसे छोटी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी करनी हो जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों? फाइनल में बताऊं कि सबसे बड़ी, अगर घातें एक समान है सभी की, घातें सभी की कैसी है? एक समान, तो जो करनी बड़ी है या जो करणीगत संख्या बड़ी है वो सबसे बड़ी करनी, और जो करणीगत संख्या सबसे छोटी है वह आपकी सबसे छोटी करनी होगी। तीसरा टाइप है दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो केस देखा उसमें सभी की घातें एक समान थी, तो जब घातें एक समान हो तो हम कहेंगे कि वह करनी सबसे बड़ी होगी जिसकी करणीगत संख्या सबसे बड़ी है, और वह करनी सबसे छोटी होगी जिसकी करणीगत संख्या सबसे छोटी है। तीसरा टाइप आपका क्या बनता है कि जब करणीगत संख्याएं एक समान हो, अर्थात मैं कहूं कि 64 करनी 64 और घात 3 करनी 64। क्लियर है दोस्तों? और अगर मैं आपको कहूं घात 4 करनी 64। क्लियर? अब सबकी घातें तो अलग अलग हैं परंतु संख्याएं कैसी है? एक समान। तो ऐसे केस में क्या करना दोस्तों, अगर आप करनी 64 का वर्गमूल लिखने जाओगे तो कितना आएगा? 8। जैसे ही घात 2 से 3 हुई, घात 64 का घनमूल दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 4।
तो आप देखोगे कि घात बढ़ती जा रही है, आंसर कम होते जा रहा है। तो घात करनी 64, तो करनी 64 को हम इस प्रकार से, हालांकि पूरा जब लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख ही नहीं सकते, तो ये सिंपल रहेगा। तो हम बिना पेन उठाए भी आंसर दे सकते हैं कि अगर कर्णीगत संख्या एक समान है तो जिसकी घात सबसे छोटी होगी, घात छोटी अर्थात करनी बड़ी, और घात बड़ी अर्थात वह करनी आपकी क्या होगी, छोटी करनी होगी। वह करनी आपकी क्या होगी, छोटी करनी होगी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो हम लोगों ने 3 केस पढ़े। पहले केस में ना कर्णीगत संख्याएं समान थी ना करनी की घातें समान थी। दूसरे केस में करनी की घातें सब एक समान थी। तो जब करनी की घातें एक समान होती है तब वह संख्या, वह करनी सबसे बड़ी होती है जिसकी कर्णीगत संख्या भी बड़ी होती है, और वह करनी सबसे छोटी होती है जिसकी कर्णीगत संख्या भी सबसे छोटी होती है। तीसरा केस हमने देखा दोस्तों कि जब करनी की घात एक अलग अलग हो और कर्णीगत संख्या कैसी हो, एक समान, उस केस में वह करनी छोटी होती है जिसकी घात बड़ी होती है, अर्थात ये छोटी हो गई, और यह जो है आपकी सबसे बड़ी होगी। तो मैंने लिखा हुआ है कि यदि घात छोटी है तो करनी बड़ी हो जाएगी, और यदि घात बड़ी है तो करनी आपकी कैसी हो जाएगी, छोटी। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने आज करणियों का इंट्रोडक्शन पढ़ा। करणियां कुल कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली करनी सजातीय करनी और दूसरी करनी विजातीय करनी। मैंने आपको क्लास के शुरुआत में कहा था दोस्तों कि मैं चीज़ों को शून्य से उठाकर शिखर तक ले जाऊंगा। हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, इतना ही पढ़ा है कि करणियाँ होती क्या है, करणियों के प्रकार क्या क्या हैं, करणियों का जोड़ और घटाव कब संभव है, करणियों का गुणा एवं भाग कब संभव है, करणियों की तुलना पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन देखे। तो अगर आप इतना भी क्लियर करोगे, अब जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम इसके आगे आएंगे। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस हैं जहां से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। उसी का कर्णियम घात का वो सेकंड पार्ट होगा। क्लियर? तो ये वीडियो आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आया तो, और अगले वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।